नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जीएस मॉक टेस्ट 47 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि 40 प्रश्न होंगे। ये 40 प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चाहे वो यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वो आरओ एआरओ की परीक्षा हो, चाहे वो बीईओ की परीक्षा हो। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फाउंडेशन कोर्स के बारे में बताऊंगी, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया जाएगा थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कराया जाएगा। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप फैकल्टीज के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेल करा दी जाएगी। तो चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, ये एक बहुत ही आसान प्रश्न है। ट्रोपोलॉजी संबंधित है। ट्रोपोलॉजी इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ रिलीफ, उच्चावच का अध्ययन, कोशिकाओं एवं उत्तकों का अध्ययन, स्टडी ऑफ टिश्यूज एंड द सेल, पोषक एवं पोषण विधियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल मेथड्स, और आखिरी है मस्तिष्क का अध्ययन, स्टडी ऑफ ब्रेन। तो जब भी हम ट्रोफोलॉजी की बात करते हैं तो ट्रोफोलॉजी जो है वो रिलेटेड है स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन मेथड्स। तो यहाँ पे देखिए पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन ट्रोफोलॉजी कहलाती है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ट्रोफोलॉजी और ट्रोफोग्राफी में। तो याद रखिएगा, जब भी हम ट्रोफोलॉजी की बात करते हैं तो वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, लेकिन जब हम टोपोग्राफी की बात करते हैं तो वो भूमि सतह के प्रतिरूप एवं विशेषताओं का अध्ययन कहलाता है। लैंड से रिलेटेड होता है टोपोग्राफी। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। इसी तरीके से जब हम फ्रेनोलॉजी की बात करते हैं तो ये किससे रिलेटेड होता है? स्टडी ऑफ ब्रेन से, मस्तिष्क से। ठीक है। हिस्टोलॉजी की हम बात करेंगे तो हिस्टोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ टिश्यूज एंड द सेल। टिश्यू और सेल के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम द गिवन कोट्स। पहला आपका है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साइट्स, जिसको कि हम CITS कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ IUCN, फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ WWF, और लास्ट में आपका दिया गया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो हम इसको देख लेते हैं। जब हम वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल की बात करते हैं तो ये 1922 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है। जब हम वर्ल्ड वाइल्ड फंड की बात करते हैं, WWF की बात करते हैं, तो इसका एस्टैब्लिशमेंट आपका 1961 में हुआ है। जब हम बात करते हैं IUCN का तो इसका एस्टैब्लिशमेंट आपका हुआ है 1948 में, और साइट का एस्टैब्लिशमेंट आपका हुआ है 1973 में, 1973। अब हम इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 1922 में। तो फोर्थ हम देखते हैं कहाँ कहाँ दिया गया है, 2 जगह दिया गया है। वेरी गुड। फिर इसके बाद आपका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है WWF का। WWF का देखते हैं यहाँ पर 1922 के बाद, 1 मिनट, 1922 के बाद अगर हम देखें तो IUCN का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। वो कब है? 1948 में। तो ये दो, फिर उसके बाद वर्ल्ड वाइल्ड फंड का, और लास्ट में आपका क्या है? लास्ट में आपका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साइट्स। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। एक बार एस्टैब्लिशमेंट ये जरूर देख लीजिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न था ये। यहाँ पर हम देख लेते हैं। जब हम वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल की बात करते हैं तो ये कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1922 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है। लंदन में है। ठीक है। इसी तरीके से जब हम IUCN की बात करते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो ये आपका 1948 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, और इसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की हम बात करते हैं तो इसका एस्टैब्लिशमेंट 1961 में हुआ है, मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। साइट्स की हम बात करते हैं जो कि आपका है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज, इसकी स्थापना कहाँ हुई है? 1973 में हुई है।
ठीक है। चलिए थर्ड प्रश्न को हम देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अरीय गलियों वाला एकमात्र नगर का साक्ष्य कहां से मिलता है? ठीक है। वेयर इज द एविडेंस ऑफ द ओनली सिटी विद रेडियल स्ट्रीट्स फाउंड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन? पहला आपको हड़प्पा दिया है, फिर कालीबंगा दिया है, फिर बनावली दिया है और फिर राखीगढ़ी दिया है। तो एकमात्र नगर जहां पर अरीय गलियां मिलती हैं वो है आपका बनावली। सी जो है वो सही उत्तर है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा क्लास, उसके लिए सॉरी, लेकिन यहां पे जो सही उत्तर है वो क्या है? सी है। अब हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। जब हम बनावली की बात करते हैं तो सबसे पहले बनावली कहां पर है? बनावली आपका हरियाणा में है, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे आप। अब बनावली का उत्खनन कब हुआ था? 1974 में हुआ था। और किसने किया था? बिस्ट ने किया था, आरएस बिस्ट ने। तो बी से याद रखिएगा बनावली, बी से याद रखिएगा बिस्ट, ठीक है। ये किस नदी के पास है? ये स्थल जो है वो रंगोई नदी के पास है। अक्सर पूछ लेता है पेपर में कि कौन सा हड़प्पन साइट किस नदी के पास है। मैंने आपको इसके पहले वाले टेस्ट में एक चीज बताया था कि उत्तर प्रदेश में कहां कहां आपका हड़प्पन साइट्स हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, यहां पे आपका रिवीजन भी होगा, रिवाइज करिए। चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर में बताइए कि कौन कौन से हड़प्पन साइट उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। पेपर में प्रश्न पूछा है इसलिए मैं आपको बता रही हूं। यहां पर हल की आकृति के खिलौने के रूप में भी मिलता है, हल की आकृति वाले खिलौने भी यहाँ मिलते हैं। तो याद रखिएगा जब हम बात कर रहे हैं बनावली का, तो यहाँ पे अरीय गलियों वाला ये एकमात्र नगर है, सॉरी। दूसरी चीज आप याद रखेंगे कि 1974 में इसका उत्खनन किसने किया था? आरएस बिस्ट ने किया था। किस नदी के किनारे है ये? रंगोई नदी के किनारे है। और यहीं पर आपको हल की आकृति वाले खिलौने भी मिलते हैं। चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय वैधानिक पत्र मुद्राओं पर पहली बार महात्मा गांधी के चित्र का अंकन किया गया था। महात्मा गांधी की इमेज या पोर्ट्रेट पहली बार रिजर्व बैंक वाज इंस्क्राइब्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द इंडियन लीगल टेंडर पेपर करेंसीज इन 1969, 1987, 1995 या 1996। तो यहां पे जो सही उत्तर है वो क्या है? 1987। बी जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अच्छा, भारत में नोट कहां कहां छपते हैं इसको देख लीजिए एक बार। नासिक में, ठीक है, देवास में, मैसूर में और सलबोनी में। पांचवें प्रश्न को हम देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, यहां पे कथन और कारण वाला प्रश्न है, एजर्शन और रीजन वाला। पृथ्वी के आंतरिक भाग में आग्नेय चट्टानों के ऊपर भौम जल उपस्थित होता है। आग्नेय चट्टानें अपारगम्य होती हैं, ठीक है। ग्राउंड वाटर इज प्रेजेंट अबव द इग्नियस रॉक इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और रीजन है इग्नियस रॉक आर इम्परमिएबल। तो यहां पर एकदम सही है, जो ग्राउंड वाटर होता है वो आपके इग्नियस रॉक के ऊपर प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो इग्नियस रॉक होती है वो आपकी अपारगम्य होती है, इम्परमिएबल होती है, इससे पानी छन नहीं सकता है। आपका समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा। फिर आज की क्लास में एक चीज कहना चाहूंगी, अगर आपको ये लगता है कि स्पीड बहुत तेज हो रही है तो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, और अगर आपको ये लगता है स्पीड बहुत धीमी हो रही है तो वीडियो को तेज करके देखिए। अब स्पीड तो आप कंट्रोल कर सकते हैं लेक्चर की। दूसरी चीज, जो जो पॉइंट मैं बताऊंगी कि टिक कर लो, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, वहां पे स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, ठीक है। पीडीएफ का वेट मत करिए, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। और कहीं पर अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो वहां पे नोट डाउन करते हुए चलिए, क्योंकि वहां से प्रश्न बनेंगे। अब यहाँ पे ये एक बहुत ही आसान प्रश्न था, ए इसका सही उत्तर है। देखिए क्लास, अब इसको हम इस फिगर के थ्रू समझते हैं। ये आपको क्या दिख रहा है? ये वॉल्केनो दिख रहा है, ठीक है। ये वॉल्केनो दिख रहा है एक पूरा। इस वॉल्केनो में देखिए ये मैग्मा चैम्बर है। मैग्मा चैम्बर से आपका लावा निकलेगा ना, लावा। तो लावा जब यहां से निकलेगा तो वो खौलता हुआ रहेगा, ठीक है। और जब लावा जो मैग्मा है बाहर आएगा, कुछ समय बाद वो ठंडा होने लगेगा, ठीक है। ठंडा होने के बाद जब वो ठंडा हो जाएगा तो वो क्या फॉर्म करेगा? इग्नियस रॉक फॉर्म करेगा। तो देखिए दो तरीके की इग्नियस रॉक होती है, एक एक्सट्रूसिव होती है, एक इंट्रूसिव होती है। समझने की कोशिश करिएगा। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कौन सी होती है? वो रॉक होती है जब मैग्मा बाहर आता है और कुछ समय बाद ठंडा होके वो एक लेयर बनाता है, उसको हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक वो होती है जब कुछ मैग्मा जो है वो आपके सरफेस के नीचे ही दबे रहेंगे,
समझ में आ रहा है? कुछ मैग्मा ऐसे होंगे जो कि सरफेस के नीचे दबे दबे ही ठंडे हो जाएंगे, और वो जो मैग्मा सरफेस के नीचे दबे दबे ठंडे होकर रॉक बनाएंगे उसको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई? अग्नेय चट्टानों की बात हम कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश में परेशान मत होइएगा, यहाँ पे मैग्मा लिखा है, इग्नियस मतलब अग्नेय चट्टानों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैग्मा कम्स आउट एंड कूल ऑन द सरफेस, उसको हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं, और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कौन सा होता है? मैग्मा कूल बीनीथ द सरफेस। समझ में आ गया? चलिए इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर हम कुछ इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। पेपर में अक्सर पूछ लेता है ये सेडिमेंट्री रॉक है कि इग्नियस रॉक है कि मेटामॉर्फिक रॉक है। तो आज हमने इग्नियस रॉक की बात की है, तो आज हम इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल्स देखेंगे अग्नेय चट्टानों की। बेसाल्ट, प्यूमाइस, ठीक है, और पेपर में आपका दिया रहता है, मैं बता दूं आपको, ये पेग्माटाइट दिया रहता है, गैब्रो दिया रहता है, ग्रेनाइट दिया रहता है। ग्रेनाइट तो कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि ग्रेनाइट एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक का कि सेडिमेंट्री रॉक का। तो आप याद रखिएगा अग्नेय चट्टानों का एग्जाम्पल है ये किसका? इग्नियस रॉक का। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास, 2-3 बार देखिएगा। पेपर में यहां से प्रश्न बने हैं लेकिन बहुत ज्यादा बार नहीं बने हैं, 1-2 बार बने हैं, लेकिन इसका एग्जाम्पल, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित आंदोलन पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आपको दिया गया है तारकेश्वर आंदोलन, फिर एका आंदोलन, फिर बोरसद सत्याग्रह, फिर तेहबागा आंदोलन, ठीक है। तो एका मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कब हुआ था? 1921 में। तो सबसे पहले तो 2 होना चाहिए, ठीक है। एका आंदोलन के बाद आपका हुआ है बोरसाद आंदोलन, ये कब हुआ है? 1922 में, तो 3, ठीक है। फिर उसके बाद आपका हुआ है तारकेश्वर आंदोलन 1924 में, और फिर ये तेहबागा ये 1946 में। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार हम देख लेते हैं, देखिए बी आपका सही उत्तर है। एका आंदोलन कब हुआ है? 1921 से 22 के बीच में। बोरसाद आंदोलन 1922, तारकेश्वर आंदोलन ये आपका 1924 में, तेहबागा आंदोलन 1946 में, ठीक है। तो आंदोलन से रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं, ईयर भी पूछता है, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को भी पूछता है। पेपर में अक्सर मैच द कॉलम के फॉर्म में प्रश्न दे दिया जाता है। आपने देखा होगा कि एका आंदोलन पूछ लिया, तेहबागा आंदोलन पूछ लिया, इसी तरीके से आपका पूछ लेता मोपला आंदोलन पूछ लेता है। कई आंदोलन के नाम दिए रहते हैं और यहाँ पर आपको ईयर्स दे दिए रहते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने की बात कही गई है। चलिए, तो सबसे पहले आपका दिया गया है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन जीव दिवस, फिर अंतरराष्ट्रीय डे ऑफ फॉरेस्ट, फिर इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फिर वर्ल्ड सॉइल डे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपका है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट आपका कब है? 21 मार्च को। तो बी का थर्ड आपके यहाँ पर दिया गया है, तो डायरेक्ट आंसर आप बी लगा सकते हैं। लेकिन हम और ऑप्शन देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपका कब मनाया जाता है? 3 मार्च को, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मैंने आपको बताया, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस आपका 21 मार्च को। फिर उसके बाद अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, ठीक है, 22 मई। और विश्व मृदा दिवस आपका कब हो गया? 5 दिसंबर। तो यहां पर आप इस चीज को याद रखेंगे, बी जो है वो आपका सही उत्तर है। थोड़ा सा जो आपको दिक्कत हो रही है बार बार, उसके लिए मैं फिर से आपसे कहूंगी सॉरी क्लास, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल एरर है। तो विश्व वन जीव दिवस 3, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं, रूस की साम्यवादी घटनाओं से प्रभावित होकर किस एक भारतीय ने 1921 में बंबई में गांधी बनाम लेनिन शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की और उसमें दोनों नेताओं के दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए लेनिन को दोनों में बेहतर बताया। इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। इन्फ्लुएंस्ड बाय द कम्युनिस्ट इवेंट ऑफ रशिया विच इंडियन पब्लिश्ड अ booklet titled Gandhi versus Lenin in Bombay in 1921, and in this book he did a comparative study of the view of two leaders and declared Lenin to be better in the two leaders. तो पहला आपको दिया गया है M.N. रॉय, दूसरा आपको दिया गया है S.A. डांके, फिर भगत सिंह, फिर चंद्रशेखर आजाद। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो आपका क्या है? बी।
ऐसे डांगे जो थे तो उन्होंने गांधी वर्सेस लेनिन नाम की एक पुस्तक पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी किया था दोनों लीडर्स को आमने सामने रख के, और बाद में इन्होंने कंक्लूड किया था कि लेनिन वाज द बेटर लीडर। ये इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। तो 8 का बी प्रश्न हो गया। 9वां प्रश्न हम देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? नेशनल बायोफार्मा मिशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन व्हिच ईयर? डायरेक्ट प्रश्न है, अगर आता है तब आप सही उत्तर लगाएंगे, नहीं आता है तो फिर आप गेस कर सकते हो या फिर छोड़ सकते हो। 2016, 2017, 2018, 2019। तो यहां पे आपका सही उत्तर है 2017। नेशनल बायोफार्मा मिशन आपका 2017 में स्टैब्लिश हुआ था। 10वें प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में रबड़ वृक्ष के किस भाग से प्राप्त नहीं? निम्नलिखित में से रबड़ वृक्ष के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? रबड़ इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ट्री? जो रबड़ बनता है वो किस से मिलता है? फल से, फूल से, तना से या फिर जड़ से? आपने अक्सर अगर रबड़ के पेड़ को ऐसे तोड़ा होगा तो उसमें से दूध की तरीके से लिक्विड निकलता है जिससे कि रबड़ बनता है, और वो हमको कहां से मिलता है? स्टेम से। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। अब हम 11वें प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुगल कालीन पुस्तक आत्मकथा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल बुक्स आर ऑटोबायोग्राफी? इसको बायोग्राफी कर लीजिएगा। पहला है तुझके बाबरी, जिसको कि हम बाबरनामा कहते हैं, फिर हुमायूं नामा, फिर आईने अकबरी, फिर तुझके जहांगीरी। तो यहाँ पर जो तुझके बाबरी है और जो तुझके जहांगीरी है, इसको तो बाबर ने लिखा था, बाबरनामा, जो कि उसने स्वयं लिखा था अपने जीवन पर, तो वो उसकी ऑटोबायोग्राफी हो गई। और तुझके जहांगीरी जो है वो जहांगीर द्वारा लिखा गया था, स्वयं लिखा था उसने, तो उसकी ऑटोबायोग्राफी आ गई। तो हुमायूं नामा और ऐने अकबरी जो है वो ऑटोबायोग्राफी नहीं है। तो यहां पर सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, 1 and 4 आर द ऑटोबायोग्राफी। हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ पर हम थोड़ी और इंटरेस्टिंग या महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? बाबर द्वारा लिखा गया है। चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब बाबरनामा में जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखना है वो ये है कि बाबरनामा में बाबर ने 2 हिंदू राज्यों की बात की थी, ठीक है, 2 हिंदू राज्यों की बात की थी। यहां पे लिखा भी है, देखिए। पहला आपका इन्होंने किसकी बात की थी? विजयनगर के कृष्णदेव राय की बात की थी, और दूसरा मेवाड़ के राणा सांगा की बात की थी। दोनों चीज यहां पर लिखा है, आप पढ़ भी सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि बाबरनामा में बाबर ने 5 मुस्लिम राज्यों की भी बात की थी। 2 हिंदू और 5 मुस्लिम राज्यों की बात की थी। 5 मुस्लिम राज्य कौन कौन से थे? दिल्ली, गुजरात, बहमनी, मालवा और बंगाल, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया है? बाबरनामा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया है, याद रखिएगा क्लास। और इसका हिंदी अनुवाद किया है लेडन और रास्किन ने। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बाबरनामा से रिलेटेड आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको बेटर लगे। हम तुझके जहांगीरी की बात करते हैं। मैंने आपको बताया जो तुझके जहांगीरी है उसको लिखा किसने है? जहांगीर ने लिखा है अपनी लाइफ पे, ठीक है। और ये आपके किस में लिखी गई है? ये देखिए, ये आपके फारसी में लिखी गई है, याद रखिएगा। हुमायूं नामा की अगर हम बात करें, हुमायूं नामा की रचना किसने की है? गुलबदन बेगम ने की है, मैंने आपको अभी बताया है थोड़ी देर पहले। और ये किसकी बहन थी? ये हुमायूं की बहन थी, ठीक है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 हिस्सों में डिवाइड किया है पुस्तक को, 2 भागों में। एक भाग में इन्होंने बाबर का इतिहास लिखा है और दूसरे भाग में इन्होंने हुमायूं का इतिहास लिखा है। तो याद रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कम लोगों को पता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आईने अकबरी के बारे में जानते हैं। जो आईने अकबरी है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये अब्दुल फजल द्वारा लिखी गई है और किसमें? फारसी भाषा में लिखी गई है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 12वां प्रश्न। 12वें प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल संरक्षण का प्रभावी उपाय नहीं है? Which one of the following is not an effective way of conserving the water? पहला है आर्द्र भूमियों की महत्वता के प्रति जागरूकता का प्रसार करना, ठीक है। दूसरा है वर्षा जल संरक्षण को देश की सभी इमारतों के लिए
अवश्यम भावी बनाना, फिर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना और घनी आबादी बस्तियों में बोतल बंद आरओ जल के वाणिज्यिक संयंत्र की स्थापना को बढ़ावा देना। देखिए कंजर्वेशन ऑफ वाटर और ये चीज कि हम आरओ वाटर को प्रमोट करें, दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। जब भी हम वाटर को कंजर्व करने की बात करते हैं, हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, हम लोगों में अवेयरनेस जनरेट करने की बात करते हैं, हम इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड की आर्द्र भूमि की बात करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम प्लांटेशन को भी प्रमोट करने की बात करते हैं। लेकिन आरओ वाटर प्लांट्स को प्रमोट करने की बात नहीं कही जा रही है, तो डी आपका सही उत्तर होगा, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश में कितने वेटलैंड है, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए। क्लास बार बार ये डायलॉग बॉक्स आ रहा है, उसके लिए थोड़ा सा मैं आप लोग को सॉरी बोलूंगी, मैं कुछ नहीं कर सकती इसके लिए। चलिए हम लोग 13 क्वेश्चन को देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग की बात कही गई है। यह संसद प्राक्कलन समिति का एक मित्र, दार्शनिक एवं पथ दर्शक होता है। दूसरा, संविधान के अनुसार इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक होता है, जो भी पहले पूरी हो। तो यहां पर करेक्ट बोला है। तो मैं आपको बता दूं, जो कैग है, कैग का सबसे पहले कहां पे मेंशन किया गया, किस आर्टिकल में, 148 आर्टिकल में। याद रखिएगा किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में, 148 अनुच्छेद में, ठीक है। जो कैग है वो फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड है, एस्टिमेट कमिटी का नहीं, पब्लिक अकाउंट कमिटी का, ठीक है, लोक सेवा समिति का, पब्लिक अकाउंट कमिटी का। तो यहाँ पे ये आपका गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे एस्टिमेट कमिटी दी गई है। अच्छा, एस्टिमेट कमिटी से रिलेटेड एक प्रश्न जो आपका है यहाँ पे, प्राक्कलन समिति से रिलेटेड एक प्रश्न पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि प्राक्कलन समिति में कहाँ के मेंबर्स होते हैं। तो प्राक्कलन समिति एक ऐसी समिति होती है जिसमें कि जो सारे के सारे मेंबर्स होते हैं वो आपके लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के एक भी मेंबर्स नहीं होते हैं। जो 20 मेंबर आपके होते हैं, जितने भी होते हैं, एक बार नंबर चेक कर लीजिएगा, वो आपके सारे मेंबर्स कहाँ के होते हैं, लोकसभा के होते हैं, ठीक है। नंबर थोड़ा मुझे लगता है 30 है या फिर 21 है, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा प्लीज, क्लास मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, ठीक है, चेक जरूर करिएगा। अब यहाँ पर देखिए, संविधान के अनुसार इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक का होता है, जो भी पहले पूरा हो। तो यहाँ पे सही बात है, 6 ईयर या फिर 65 ईयर्स का होता है, तो खाली बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब यहां पर देखिए, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहले कि यहां पर अभी रिसेंट में कौन आपके कैग है, तो यहां पर उनका नाम क्या है, सी मुर्मू, याद रखिएगा, ठीक है, सी मुर्मू, ठीक है। और हु वाज द फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग कौन था, वी नरहरि राव, ठीक है, वी नरहरि राव, इनका भी नाम आप याद रखिएगा। अब यहां पर देखिए, हु एग्जामिन द एनुअल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कैग ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कैग है उसकी एनुअल ऑडिट, जो एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल ऑडिट रिपोर्ट, उसको कौन एग्जामिन करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आर्टिकल 151 में, ठीक है, अनुच्छेद 151 में कहा गया है कि जो रिपोर्ट है कैग की, ठीक है, रिलेटेड टू द अकाउंट ऑफ द यूनियन शैल बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट। कैग अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा, टू द प्रेसिडेंट, और जो प्रेसिडेंट है वो उस रिपोर्ट को प्रेजेंट करेगा पार्लियामेंट में। एक बार वीडियो को पॉज करके इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ने का प्रयास करिए, ठीक है, मैंने आपको हिंदी में भी बता दिया है। इसमें बोला गया है हु एग्जामिन द एनुअल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कैग ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आर्टिकल अनुच्छेद 151 में बोला गया है कि जो रिपोर्ट है कैग की, ठीक है, रिलेटेड टू द अकाउंट ऑफ यूनियन, वो किसको सबमिट करेगा, प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा, और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को ले डाउन करेगा, मतलब रखेगा बिफोर द ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये चीज याद रखिएगा, कैग अपनी रिपोर्ट खुद जाके पार्लियामेंट में नहीं रखता है, वो अपनी रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। बस मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। फिर इसके बाद, क्या कैग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, नहीं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि आर्टिकल 148 में कैग ऑफिस के बारे में मेंशन है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, क्योंकि इसका जिक्र हमारे संविधान में है। एक चीज और, डस कैग ऑडिट आरबीआई,
क्या जो कैग है वो आरबीआई को भी, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, उसको भी ऑडिट करता है? नहीं, ठीक है। कैग डज नॉट ऑडिट द आरबीआई। जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, उसकी ऑडिटिंग कैग नहीं करता है। कैग मेनली ऑडिटिंग करता है द अकाउंट ऑफ द यूनियन। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। अब जो कैग है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और रिमूव कैसे होगा ये भी देख लीजिए। दे कैन ओनली बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस इन द लाइक मैनर एंड लाइक ग्राउंड एज अ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपके रिमूव होते हैं, जो उनको हटाने का प्रावधान है वही सेम प्रावधान या वही सेम प्रोसीजर इसका होता है, कैग को भी हटाने का होता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। यहां पे मैंने आपको बता दिया चीजें। 14 प्रश्न देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ठीक है, यहां पे ये प्रस्तावना को विस्तृत रूप देते हैं। दूसरा, ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। सी, इनकी प्रकृति सकारात्मक है। और डी, ये विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो जब भी हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हैं, डीपीएसपी की बात करते हैं, तो पहला यहां पर आपका है कि दे गिव अ डिटेल लुक टू द प्रीएम्बल, एकदम सही है। दे आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। डीपीएसपी की जब भी हम बात करते हैं तो वो आयरलैंड से इंस्पायर्ड है, आयरलैंड से हमने लिया, ठीक है। डीपीएसपी दे आर पॉजिटिव इन नेचर, ये भी सही है। और दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अच्छा क्लास, यहां पे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पे इन्फोर्सेबल बाय लॉ लिखा है, नॉट बाय कोर्ट लिखा है। जब भी हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, ठीक है, हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, तो मौलिक अधिकार के लिए आप कोर्ट के पास जाते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, तो वहां पर होता है दे आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, ठीक है। लेकिन डीपीएसपी के लिए आप किसी कोर्ट के पास नहीं जा सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा रहता दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, तो ये आपका सही स्टेटमेंट होता, लेकिन लॉ लिखा है। डीपीएसपी को पाने के लिए लॉ बनाए जाते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। जैसे मैटरनिटी लीव से रिलेटेड लॉ है, उसमें हमने डीपीएसपी में मैटरनिटी लीव की बात की है। ऐसे एनवायरमेंट को कंजर्व करने से रिलेटेड लॉ है, जहां पे हमने डीपीएसपी में भी एनवायरमेंट की बात की है। तो लॉ बना के डीपीएसपी को इन्फोर्स किया जा सकता है। लेकिन अगर हम कोर्ट की बात करें कि हम जाएं कोर्ट में कि हम डीपीएसपी नहीं फुलफिल हो रहा है, तो कोर्ट द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, लॉ द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, डी जो है वो सही उत्तर है। यहां पे देखिए एक बात लिखा भी है, संविधान के चौथे में उल्लेखनीय है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, गैर न्याय नियोजित प्रकृति के हैं, लेकिन विधि द्वारा परिवर्तनीय है, क्योंकि संसद विधियां बनाकर किसी निर्देशक तत्व को कानूनी रूप से लागू कर सकता है। लॉ द्वारा इसको इन्फोर्स किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट नहीं जा सकते हैं आप। चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 15 प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वुड स्पिरिट भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज वुड स्पिरिट। इसके अत्यधिक सेवन से अंधता या पागलपन भी हो सकता है। एक्सेसिव इनटेक कैन लेड टू द ब्लाइंडनेस और इंसैनिटी। इसका उपयोग ठंडियों में पाइपलाइनों में एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है। इट इज यूज एज ए एंटीफ्रीज इन पाइपलाइन इन विंटर्स, ठीक है। अब यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका जो आंसर है वो है आपका मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। बी जो है वो आपका एकदम सही उत्तर है। अब यहां पर देख लीजिए, जो मिथाइल अल्कोहल है उसको हम लोग वुड स्पिरिट भी कहते हैं। पेपर में डायरेक्टली पूछ लेता है कि वुड स्पिरिट किसको कहते हैं, मिथाइल अल्कोहल को। दूसरी चीज, इट कैन बी एक्ट एज ए एंटी फ्रीजर, ठीक है, एंटी फ्रीज की तरीके से भी यूज हो सकता है ये पाइपलाइन में। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। ग्रीन जज ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। द ग्रीन जज ऑफ इंडिया इज नोन एज, किसको हम ग्रीन जज ऑफ इंडिया कहते हैं? पीएन भगवती को, कुलदीप सिंह को, अर्जित पसायत को, या फिर आदर्श कुमार गोयल को? तो ग्रीन जज ऑफ इंडिया हम कहते हैं कुलदीप सिंह को, ठीक है। और पीआईएल के लिए हम किसको जानते हैं? पीएन भगवती को। यहां पे तो सही उत्तर आपका बी है, बी जो है वो सही उत्तर है। यहां पे देखिए, ग्रीन जज ऑफ इंडिया कुलदीप सिंह को कहा जाता है, जबकि पीएन भगवती को भारत में जनहित याचिका, जिसको कि पीआईएल कहते हैं, का जनक कहा जाता है। तो बी आपका सही उत्तर हो गया। 17 क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, प्रोटीन का पाचन छोटी आंतों से आरंभ होता है।
दूसरा है कार्बोहाइड्रेट का पाचन मनुष्य की मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरा है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगिंस विद द ओरल कैविटी ऑफ मैन। अब आप ध्यान दीजिए एक बात को, जब भी हम रोटी चबाते हैं तो हमको मीठा मीठा लगने लगता है वो, तो वहां पे आपका कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है, ठीक है, वो आपके मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है। ये एकदम सही स्टेटमेंट है। लेकिन जब हम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं तो ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में बिगिन होके नहीं, ये स्टमक में, पेट में आपके बिगिन हो जाता है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। हम देख लेते हैं एक बार व्याख्या में भी। देखिए बी, आपका प्रोटीन का जो पाचन है वो उदर में, पेट में आरंभ होता है और छोटी आंत में जाकर वो खत्म हो जाता है। हो सकता है पेपर में इस तरीके से प्रश्न पूछ ले, जो प्रोटीन का पाचन है वो कहां स्टार्ट होता है, तो याद रखेंगे स्टमक में, ठीक है, उदर में स्टार्ट होता है। और प्रोटीन का पाचन कहां जाके खत्म हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब छोटी आंत में। 18वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मैकाल श्रेणी से नहीं निकलती है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो फ्रॉम द मैकाल रेंज? नर्मदा, तापी, सोन या फिर जोहिला? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तापी जो है वो मैकाल रेंज से नहीं निकलती है। बी जो है वो आपका सही उत्तर है। देख लीजिए उत्तर बी आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पर हम रेंजेस देख लेते हैं। जैसा कि मैं आपसे कहती हूँ कि कुछ चीजें रिवाइज कर लीजिए। मैंने बहुत बार आपको बता दिया है सबसे ऊपर क्या है। देखो क्लास, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं आप, ये दिख रहा होगा आपको। तो सबसे ऊपर देखिए क्लास कौन क्या है? कैराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर, ठीक है, फिर पीर पंजाल, फिर आपको इधर शिवालिक रेंज दिख रही है, ठीक है। अब इसी चीज को हम यहां पर देखते हैं। देख लीजिए, कैराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, पीर पंजाल हो गया, शिवालिक रेंज हो गया। कभी नहीं भूलेगा आपको। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो कैराकोरम इधर है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है और इधर आपका शिवालिक रेंज है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहां देखिए, ये आपके अरावली रेंज है राजस्थान की साइड में, इधर अरावली आपको दिखेगा, अरावली रेंज, ठीक है। अब और नीचे हम आएंगे तो इधर विंध्यन रेंज दिखेगा, कैमूर रेंज दिखेगा, राजमहल हिल्स दिखेगा, ठीक है। इधर आपको मैकाल, सतपुरा, महादेव, अजंता, बालाघाट। यहां पे देखो वही सेम चीज, ये अरावली हो गया। इधर आप जाओगे तो इधर आपको विंध्यन रेंज दिखेगी, इधर ये सतपुरा रेंज है, सतपुरा, ठीक है, फिर अजंता रेंज, सतमाला रेंज, ठीक है। इधर आप जाओगे इधर तो इधर रामगढ़ हिल्स और इधर आपका है छोटा नागपुर प्लेटू। बस, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताऊंगी? पूरा मैप मुझे नहीं पढ़ाना है आपको आज की क्लास में। बस आप यहाँ के रेंजेस याद रखिए और यहाँ के रेंजेस याद रखिए, चीजें क्लियर हो जाएगी। अगला हम देखते हैं। तो ताप्ती नदी जो है वो सतपुड़ा रेंज से निकलती है, ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। ताप्ती नदी कहां से निकलती है? सतपुड़ा रेंज से, याद रखिएगा। और कहां आपकी बहती है ये मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहां पर देखिए, अगले प्रश्न के पहले भारत की प्रमुख नदियां व उनकी सहायक नदियां दी गई हैं। तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दूसरे का ले लीजिए यहां पे स्क्रीनशॉट, और फिर इसको हम एक एक नदियां एक एक क्लास में डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि आपको याद हो जाए अंत तक। 19वां प्रश्न देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन को तथा दूसरा कारण है। एक कथन है, दूसरा कारण है। एजर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक नमक का उत्पादन करता राज्य राजस्थान है। राजस्थान इज द लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। दूसरा है, भारत में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें राजस्थान में स्थित है। राजस्थान हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सॉल्ट लेक इन इंडिया। मैं आपको बताऊं, राजस्थान जो है वो लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया नहीं है। गुजरात है लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा सॉल्ट लेक्स मिलती है। ये आपका सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जो ए दिया है वो इनकरेक्ट है और जो आर है वो आपका सही है। तो ए इनकरेक्ट एंड आर इज ट्रू, ये आपका डी ऑप्शन है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। हम देख लेते हैं, डी आपका सही है। भारत में नमक का सर्वाधिक उत्पादन करता राज्य गुजरात है, जो कि भारत में उत्पादित कुल नमक का 71% अकेले उत्पादन करता है। जबकि दूसरे नंबर पर आपका राजस्थान है,
ठीक है, जहां पर 17% आपका नमक का उत्पादन होता है। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची सोनकर और कैमूर पहाड़ियां किन जिलों में स्थित है? ठीक है, इन विच डिस्ट्रिक्ट आर द हाईएस्ट पीक सोनकर एंड कैमूर हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश लोकेटेड? तो यहां पर बांदा, चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र, ललितपुर, झांसी और महोबा, हमीरपुर। तो आपकी कैमूर पहाड़ियां और जो सोनकर पहाड़ियां हैं वो है मिर्जापुर और सोनभद्र में मिलती हैं। बी आपका सही उत्तर है, जो कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर भी है। 21वां प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू? पहला, गुजरात में बहने वाली माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, माही रिवर फ्लोइंग इन गुजरात कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो रिवर इन साउथ अफ्रीका कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। कॉन्गो नदी, जिसको कि जायरे नदी भी कहते हैं, वो विशुद्ध रेखा को 2 बार काटती है। द कॉन्गो रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। और मिसिसिपी नदी कर्क रेखा को 1 बार काटती है। मिसिसिपी रिवर क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वंस। अब क्लास, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स दिए हैं ना, हर एक पॉइंट से एक प्रश्न बन सकता है। याद रखिएगा, हर एक पॉइंट से एक प्रश्न बन सकता है। डायरेक्टली पूछ सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस नदी को भारत में 2 बार काटता है, तो आप याद रखेंगे माही रिवर। फिर आपसे पूछ सकता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, तो आप लिम्पोपो याद रखेंगे, और ये कहां पर है? साउथ अफ्रीका में है। इसी तरीके से इक्वेटर को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? जायरे है, जिसको कि हम कॉन्गो रिवर भी कहते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। तो ये तीनों आपका एकदम सही स्टेटमेंट है। यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है डी। जो मिसिसिपी रिवर है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को नहीं काटती है, वो कर्क रेखा को नहीं काटती है। अगर मिसिसिपी रिवर का आपने लोकेशन देखा होगा तो ये एंटायरली फ्लो करती है यूएसए में, और कर्क रेखा आपके यूएसए से नहीं गुजरती है। अगर आप नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट को देख रहे हैं तो कर्क रेखा मेक्सिको से गुजरती है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका से यूएसए से नहीं गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा, मिसिसिपी रिवर कहाँ फ्लो करती है? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट में फ्लो करती है, और यूनाइटेड स्टेट से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसी वजह से आपका आंसर डी होगा। 22वां प्रश्न देखिए। मैं नहीं समझता कि कोई ब्रिटिश राज के प्रति वफादार रहते हुए भी भारत की सेवा ईमानदारी से हृदय व आत्मा के साथ कर सकता है। यह कथन अप्रैल 1921 में किसके द्वारा कहा गया है? मैं इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ। आई डू नॉट थिंक दैट वन कैन सर्व इंडिया ऑनेस्टली विद द हार्ट एंड द सोल डिस्पाइट बीइंग लॉयल टू द ब्रिटिश राज। हु सेड दिस स्टेटमेंट इन 1921? पहला है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे जो सही उत्तर आपका है वो है डी, सुभाष चंद्र बोस। डी जो है वो सही उत्तर है आपका। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी, मैंने आपसे पहले डिस्कस भी किया है सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन को प्रेसाइड किया था? ठीक है, पहला प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में सुभाष चंद्र बोस ने प्रेसिडेंसी, मतलब जो प्रेसिडेंटशिप होती है वो जीती थी, लेकिन महात्मा गांधी से कुछ विवाद के कारण उन्होंने रिजाइन कर दिया और वो आगे चलकर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। तो ये 2 सेशन कौन कौन से हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए। पेपर में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूं। 23वां प्रश्न देखिए। सूची 1 और सूची 2 और दोनों को सुमेलित करिए। हड्डियों में उपस्थित यौगिक आवृत्त बीजी पादप, कीट भक्षी पादप या घावों के लिए रोगाणु रोधक। चलिए, कंपाउंड प्रेजेंट इन बोन्स। जब भी हम बोन्स की बात करते हैं तो हम कैल्शियम की बात करते हैं, हम कैल्शियम फॉस्फेट की बात करते हैं। तो ए का फर्स्ट 2 जगह दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम एंजियोस्पर्म आवृत्त बीजी पादप की बात करते हैं तो वो आपका हो गया एलोवेरा। ठीक है, बी का सेकंड। इंसेक्टिवोरस प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके के ऊपर जैसे कीड़ा बैठता है वो उस कीड़े को खा जाते हैं, तो उसमें से आपका एक प्लांट ये होता है घटपणी, जिसको कि हम नेपेंथीज बोलते हैं। तो ये आपका हो गया सी। और एंटीसेप्टिक फॉर द वोन्स आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए जो है वो सही उत्तर है। 24वें प्रश्न को देखते हैं। भारत का सबसे उच्चतम व निम्नतम बिंदु क्रमशः कौन सा है?
एक्सट्रीम हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट भारत का कौन सा है? तो यहां पे आपका दिया गया है केटू व कुट्टनाड, फिर उसके बाद नंदा देवी व कन्याकुमारी, फिर कंचनजंगा व कुट्टनाड, फिर केटू व कन्याकुमारी। तो यहां पर आपका सही उत्तर है केटू और ए इज द राइट आंसर। यहां पे देख लीजिए क्लास, एक मिनट, केटू और कट्टनाड, ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। कुट्टनाड जो है वो कहां पर है? आपका केरला में है, याद रखिएगा। 25वां प्रश्न देखते हैं, मंत्रि परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, संसद के प्रति, पार्लियामेंट के प्रति, लोकसभा के प्रति, या फिर प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के प्रति, या फिर राष्ट्रपति के प्रति। तो जब भी हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा के प्रति, ठीक है। बी जो है वो आपका सही उत्तर है। क्लास कंफ्यूज मत होइएगा बच्चे, पार्लियामेंट और लोकसभा में कंफ्यूज हो जाते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और ये आपका किस आर्टिकल में दिया है, अनुच्छेद में दिया है? आर्टिकल 75 के 3rd क्लॉज में दिया गया है कि मंत्रि परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। 26वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके प्रारंभ होने के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो जैव विविधता अधिनियम, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन जीव संरक्षण अधिनियम। तो चलिए इसको देखते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि पेपर में आपसे पूछता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। जब हम बायोडाइवर्सिटी एक्ट की बात करते हैं तो 2002, ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की बात करेंगे तो 1980। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करेंगे 1986। और जब हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की 1972। तो सबसे पहले आपका क्या हो गया? 4th हो गया, ठीक है, तो बी और सी। और उसके बाद आपका क्या हो गया? 4th के बाद 2 ये आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो गया, फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, फिर 1। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। हम एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। क्लास आज के सेशन का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक काम करिए, मैं साइड हो जा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्ट से रिलेटेड प्रश्न, इन्वायरमेंट में जितने भी एक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं और ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पर एक बार मैं आपको बता दूं, सबसे पहले वन जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। फिर उसके बाद जल प्रदूषण अधिनियम 1974, जल वाटर। फिर वन अधिनियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वायु प्रदूषण एक्ट, ठीक है, एयर 1981। फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, राष्ट्रीय वन नीति 1988, ध्वनि प्रदूषण नियम, ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन 2000, जैव विविधता अधिनियम, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 और वन अधिकार अधिनियम 2006। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, पेपर में यह प्रश्न बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 27वां प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन्स या फिर ऑक्सोकार्बन? तो यहां पर डी जो है वो आपका सही होगा। ऑक्सोकार्बन जो है वो आपका कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना रहता है, लेकिन ये अपर रूप नहीं है कार्बन का। समझ में आ रहा है? ये चीज याद रखिएगा। ऑक्सोकार्बन में कार्बन प्रेजेंट होता है, ये ऑक्सीजन और कार्बन से ही मिलकर बना रहता है, लेकिन ये एलोट्रोप्स नहीं है, ये अपरूप नहीं है कार्बन का। तो डी आपका सही उत्तर होगा। देखिए यहां पे क्या लिखा है, कार्बन के अन्य अपर रूप कोयला, फ्लोरीन, ग्राफीन। 28वां प्रश्न हम देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। ये आपको पता है, एजर्शन और रीजन का प्रश्न है। चलिए हम देखते हैं। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। हीलियम एक नोबल गैस है, ठीक है। हीलियम गैस अलॉन्ग विद द ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द ड्राइवर्स टू ब्रीथ इन द डीप सी, ठीक है। और रीजन है हीलियम इज अ नोबल गैस। तो यहाँ पे
सही उत्तर आपका क्या है? ठीक है, ये एकदम सही है कि हीलियम गैस का यूज किया जाता है जो आपके गोताखोर होते हैं, जब वो समुद्र में मतलब सांस लेने के लिए उसका यूज किया जाता है, एकदम सही है। लेकिन हीलियम एक नोबल गैस है, ये भी एकदम सही है। लेकिन रीजन एजर्शन ये दोनों नहीं सही बैठ रहा है, ठीक है, ये दोनों नहीं सही बैठ रहा है। तो यहां पर आपका सही उत्तर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी जो है वो आपका सही उत्तर है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हीलियम दाब पर क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलय होता है। ठीक है, वहां पे प्रेशर ज्यादा रहेगा, जब गोताखोर नीचे पानी में जाएंगे तो वहां पर प्रेशर ज्यादा रहेगा, और जो हीलियम होती है वो रक्त में कम विलय होती है। इस कारण ऑक्सीजन के साथ किसका यूज किया जाता है? हीलियम का यूज किया जाता है, और हीलियम नोबल गैस होती है, ये एकदम सही है। 29 प्रश्न हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे सिटीज दी गई हैं और रिवर दिए गए हैं। चलिए तो हम देखते हैं बर्लिन किस नदी के किनारे है? ये आपका जर्मनी में है। और किस नदी के किनारे है? स्प्री। ठीक है, वारसा की बात हम करते हैं तो हम पोलैंड की बात करते हैं। ये कहां पर है? ये आपका है वित्सुला में। तो ए का फोर्थ और बी का थर्ड, तो हमको तो सही आंसर मिल गया। ठीक है, हम और चेक कर लेते हैं। वेना जो है वो डेन्यूब नदी। ठीक है, और जब हम बात करते हैं एंटवर्प की तो ये आपका सेल्थ में, तो 1, तो बी इज द राइट आंसर। अच्छा क्लास, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछ लेता है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, और वर्ल्ड में भी पूछता है। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी। तो यहाँ पर देख लीजिए, बर्लिन जो जर्मनी में है वो स्प्री नदी के किनारे है। वारसा मैंने आपको बताया पोलैंड। ठीक है, वित्सुला वियना कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है, डेन्यूब नदी। ठीक है, एंटवर्प बेल्जियम में, और वो सेल्फ नदी में। 30वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैधानिक संस्थान नहीं है? ठीक है, क्या बोला गया है? स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। सबसे पहला दिया गया है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसको कि हम सीबीआई कहते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और आखिरी आपको दिया गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? ए है। ठीक है, सीबीआई। अब यहां पर देख लेते हैं सीबीआई से रिलेटेड कुछ चीजें हम। सीबीआई ना तो एक वैधानिक संस्था है और ना ही संवैधानिक संस्था। क्यों संवैधानिक संस्था नहीं है? क्योंकि संविधान में कहीं पर भी सीबीआई के बारे में नहीं जिक्र किया गया है। इससे 1 अप्रैल 1963 को भारत सरकार के एक संकल्प के जरिए स्थापित किया गया था। स्टैब्लिशमेंट ईयर सीबीआई का पूछ लेता है तो आप 1963 याद रखेंगे। सीबीआई की स्थापना भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित संथानम समिति की सिफारिश पर किया गया था। यह भी पूछ लेता है कि किस कमेटी ने सीबीआई के लिए सजेस्ट किया था, तो आप प्लीज याद रखिएगा संथानम कमेटी। जो भी हम पॉइंट बता रहे हैं 1963 आप याद रखेंगे, संथानम कमेटी आप याद रखेंगे। ठीक है, 1963 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी, लेकिन इसके बाद में इसे क्रमिक मंत्रालय के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया, और इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। तो यहाँ पे सारी चीज आपको देखिए नहीं पढ़ने की जरूरत है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पेपर की दृष्टि से याद रखना है वो ईयर याद रखना है 1963, और संथानम कमेटी के बारे में याद रखना है। क्लास प्लीज इन दोनों चीजों पर आप ध्यान दीजिएगा, पेपर में यहां से प्रश्न बना है इसलिए मैं आपको बता रही हूं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑल इंडिया सर्विस? पहला है भारतीय प्रशासनिक सेवा, फिर भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा, या फिर भारतीय वन सेवा। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS IPS, इंडियन पुलिस सर्विस IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फॉरेस्ट है और ये फॉरेन है, तो IFS नहीं है, फॉरेन सर्विस। ठीक है, सी जो है वो आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी वर्तमान आंकड़ों के अनुसार 2016 से 18 के बीच भारत की मातृत्व मृत्यु दर कितनी रही? अकॉर्डिंग टू द करेंट डेटा रिलीज बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया
व्हाट वाज द इंडियाज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बिटवीन 2016 टू 2018? डायरेक्ट प्रश्न है। 167, 130 या 122 या फिर 113? यहां पे जो सही उत्तर है वो है डी, 113। डी आपका सही उत्तर है। अच्छा, सबसे कम मृत्यु दर वाले राज्यों को देख लीजिए एक बार। यहां पर सबसे कम मृत्यु दर वाले राज्य आपके केरल है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में प्रति लाख जीवित बच्चों पर मातृत्व मृत्यु दर जो है वो 197 है। ये भी चीज याद रख लीजिएगा परीक्षा की दृष्टि से। 33वां प्रश्न देखिए, किसी सहकारी समिति के बोर्ड के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कितनी हो सकती है? 9, 10, 11, 21। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो क्या है? 21। अच्छा क्लास, अगर आज की क्लास में आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम की स्पीड ज्यादा है तो वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा, ठीक है। दुखी मत होइएगा प्लीज। मेरा मेन पर्पस ये रहता है कि मैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊं और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मुझे याद आ रहे हो वो मैं आपको बता दूं, ताकि कई चीज आपकी रिवाइज भी होती रहे। तो इसी वजह से कुछ कुछ क्लास बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि वहां पे मुझे बहुत से फैक्ट्स आपको बताने रहते हैं, ठीक है। कुछ कुछ क्लास छोटी रहती है क्योंकि उतने फैक्ट्स नहीं बताने रहते हैं। अब जैसे हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आप याद रखेंगे 243 ZJ, याद रखिएगा क्लास, ठीक है। अब यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसे ऐड किया गया था? तो वो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011। देखिए 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के अंतर्गत सहकारी समितियों को जोड़ा गया था, ठीक है। इसका उल्लेख कहां किया गया है? भाग 9 के बी में, ठीक है, बी में, याद रखिएगा। आपको पता है 9 में किसकी किसकी बात की गई है? पंचायत की बात की गई है, म्युनिसिपल की बात की गई है और कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई है। तो ए में आपके म्युनिसिपैलिटी की बात की गई है और बी में आपके किसकी बात की गई है? कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई है, ठीक है। यहां पर देखिए, इस एक सहकारी समिति के निर्माण के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 11 सदस्य होना जरूरी है। ये भी चीज आप याद रखेंगे। सहकारी समिति भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के राज्य सूची की में आती है, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो किस लिस्ट में आती है? तो आप याद रखेंगे स्टेट लिस्ट में। और लिस्ट के बारे में किस शेड्यूल में मेंशन किया गया है? 7 शेड्यूल में। 7 शेड्यूल में हम यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट की बात करते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आपके स्टेट लिस्ट में आती है। कौन से पार्ट में? 9th B में, ठीक है। और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसे ऐड किया गया था? 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के थ्रू। मिनिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? सदस्य हो मिनिमम कितने होने चाहिए? 10 होने चाहिए और 21 मैक्सिमम। इतनी चीजें क्लियर हो गई। 34 देखते हैं हम। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य है? कर अदा करना, परिवार नियोजन करना, वैज्ञानिक मनोवृत्ति विकसित करना या फिर लोक चुनाव में मतदान करना। यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी की बात की गई है। पे टैक्सेस, फैमिली प्लानिंग, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर या फिर वोटिंग इन पब्लिक इलेक्शन। तो यहाँ पर टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर जो है ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य है। अब यहाँ पे 2 प्रश्न जो पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले कि मौलिक कर्तव्य को किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू संविधान में ऐड किया गया था? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, याद रखिएगा। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। किस कमिटी की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह कमिटी की। ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है। इसके बाद याद रखिए कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है? फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है 4th A में, ठीक है। एक और प्रश्न मैं आपको बताऊंगी। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, याद रखिएगा। पेपर में अक्सर पूछ लेता है कि जब मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था तो उस समय कितने मूल कर्तव्य थे? मूल्य कर्तव्य थे, फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी थी? और बाद में किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एक और मूल्य कर्तव्य को भारतीय संविधान में ऐड किया गया? तो वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। याद रखिएगा क्लास, यहाँ पे मैं
आपको बता भी दूं। हम यहाँ पे देखिए कुछ और चीजें। Which fundamental duties was added by the 86 Constitutional Amendment Act? वो क्या है? To provide the opportunities for the education to his child or award between the age of 6 and 14 years. एजुकेशन से रिलेटेड है। जब RTE राइट टू एजुकेशन वाला आया तभी उस समय ये भी ऐड किया गया था। ठीक है। Which committee proposed to add fundamental duties in the Indian Constitution? किस कमेटी की सिफारिश में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई? मैंने आपको बता दिया, स्वर्ण सिंह कमेटी की। ठीक है। किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है। और किस पार्ट में है ये पार्ट 4th ए में है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए यहां पे देखिए, यही है आपका 11वां जो है आपका, जिसको कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया। देखिए क्या है, माता पिता या संरक्षक है तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा का अवसर प्रदान करें। 86 संशोधन द्वारा इसे। और जब फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था तो वो कितनी थी? 10 ही थी, बाद में एक को जोड़ा गया। बायोलॉजिकल पंप से क्या आशय है? ठीक है। व्हाट डज बायोलॉजिकल पंप मीन? महासागरों में कार्बन डाइऑक्साइड को सतह से तल की ओर ट्रांसफर करने की एक प्रक्रिया, किसी पारितंत्र में जैव ऊर्जा को संतुलित करने की प्रक्रिया, शहरी क्षेत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन के बीच संतुलन बनाने की जैविक प्रक्रिया, या फिर या पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने व ऑक्सीजन छोड़ने की प्रक्रिया। What does biological pump means? It is the process of transferring the carbon dioxide from the surface to the bottom in the ocean. It is the process of balancing the bioenergy in an ecosystem. It is the biological process of balancing carbon dioxide and oxygen in the urban area. It is the process of plant consuming carbon dioxide and releasing oxygen. तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो क्या है? It is a process of transferring the carbon dioxide from the surface to the bottom in the ocean. बायोलॉजिकल पंप की बात की गई है। महासागरों में कार्बन डाइऑक्साइड को सतह से तल की ओर ट्रांसफर करने की ये एक प्रक्रिया होती है। 36 क्वेश्चन को देखते हैं। भारत द्वारा अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन कब तक स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? हाउ लॉन्ग हैज इट बीन डिसाइडेड बाय इंडिया टू सेट अप इट्स ओन स्पेस स्टेशन? 2022, 2025, 2027 या फिर 2030? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? 2030। डी जो है वो आपका सही उत्तर है। 37 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। देखिए पार्ट से रिलेटेड प्रश्न, भाग से रिलेटेड प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, तो आर्टिकल, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप लोग प्रिपेयर करिए, साथ ही साथ के शेड्यूल आप लोग प्रिपेयर करिए। ठीक है, कि एक शेड्यूल में क्या है, दूसरे शेड्यूल में क्या है, तीसरा शेड्यूल क्या है। फिर उसके बाद यहाँ पे पार्ट से रिलेटेड डायरेक्ट प्रश्न, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिए गए हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स जो है वो भाग 12 में है, एकदम सही है। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक है, सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, ये पार्ट 14 में, ये भी एकदम सही है। लेकिन अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र जो है वो भाग 10 में है, ना कि भाग 19 में। यहाँ पे 10 होना चाहिए, तो ये आपका गलत है। बी जो है वो आपका गलत है, इसी वजह से इस प्रश्न का सही उत्तर ये है। ठीक है, देखिए शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज जो है वो मेंशन है आपके पार्ट 10 में, ठीक है, ना कि 19 में। 38 प्रश्न देखते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में दो प्रजातियों के बीच पारस्परिक क्रिया में यदि एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है तो यह क्या कहलाता है? If one species benefit from the interaction between the two species in an ecosystem while the other species remain unaffected, it is called mutualism. Mutualism में दोनों को बेनिफिट होता है। परजीवित, जिसको कि हम सहोपकारिता बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल कंसर्न से दोनों को बेनिफिट हो रहा है। परजीविता पैरासिटिज्म, मतलब यहाँ पे एक पैरासाइट जो है उसको बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को थोड़ा सफर करना पड़ रहा है। ठीक है। सहभोजिता, कमेंसलिज्म में होता है कि जो एक स्पीशीज होती है उसको बेनिफिट होता है लेकिन जो दूसरी स्पीशीज है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो गया? सी। आपको समझ में आया ना क्लास? यहाँ पे हम दो स्पीशीज को मान के चल रहे हैं, ए और बी। ठीक है, अगर दोनों को बेनिफिट हो रहा है एक दूसरे से तो ये आपका म्यूचुअलिज्म कहलाएगा। ठीक है, अगर एक को बेनिफिट हो रहा है दूसरे को लॉस हो रहा है तो हम कह सकते हैं पैरासिटिज्म होगा। और यहाँ पर एक को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को कुछ भी नहीं, न्यूट्रल है, वो
कोई भी दिक्कत नहीं है, तो वो आपका कमेंसलिज्म कहलाएगा। ठीक है, सी जो है वो आपका सही है। यहां पर जैसे लिखा है आम के वृक्ष पर उगने वाले ऑर्किड, जो आम के वृक्ष पे ऑर्किड प्लांट्स लगते हैं वहां पे क्या होता है, वहां पे जो ऑर्किड प्लांट्स हैं उनको तो आपका लाभ हो रहा है, जबकि आम के वृक्ष पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो उस पे उगा है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। चलिए 39 क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्नलिखित सूचकों में से कौन सा विश्व प्रसन्नता सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं है? Which of the following indicator is not used to calculate the World Happiness Index? सामाजिक स्वतंत्रता, सामाजिक अवलंबन, उदारता, शिक्षा का स्तर। तो मैं बता दूं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में शिक्षा के स्तर की बात नहीं की गई है, लेवल ऑफ एजुकेशन की बात नहीं की गई है, उदारता की बात की गई है, सोशल सपोर्ट की बात की गई है, सोशल फ्रीडम की बात की गई है। तो डी हो जाएगा। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न हम देखते हैं आज की क्लास का। यहाँ पे G20 सम्मेलन दिए गए हैं और स्थान कहाँ होगा या फिर हुआ है 2021, 2022, 2023, 2024। इटली, इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राजील। तो मैं आपको बता दूं 2021 का इटली, 2022 का इंडोनेशिया, 2023 का इंडिया और 2024 का ब्राजील। तो 1, 2, 3, 4 सही है। ए जो है वो आपका सही उत्तर है। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। आज की क्लास में हमने 40 प्रश्नों को डिस्कस किया। ये 40 प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप एक चीज नोटिस करते होंगे कि हम खाली 40 प्रश्नों को नहीं डिस्कस करते हैं, उनके साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी डिस्कस करते हैं, जो कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, और इसी तरीके से मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ और डिकोड परिवार के साथ बने रहिए। धन्यवाद।